तो रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है, तो ये अपना रिकॉर्ड भी हो जाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ओके मैम, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने कई सारे एग्जांपल्स किए थे। चलो उसमें कर लेते हैं। एक N2O का बनाएंगे, एक NO का बनाया था, और एक NO2 का भी किया था। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ये दोनों आएंगे, ये और ये ऑड इलेक्ट्रॉन में आते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। NO का जैसे है वो कैसा होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के पास 5 है, ऑक्सीजन के पास 6 है। तो ऑक्सीजन तो चाहता है कि उसके साथ कोई 2 की शेयरिंग कर ले, तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन की हो जाएगी शेयरिंग। बट नाइट्रोजन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब जाकर के कितने हो पाएंगे, 7 ही हो पाएंगे। लेकिन देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के नंबर्स 8 हो गए, तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है 1 साइडेड करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखना पड़ेगा इसको, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस पोजीशन पे
सो एक मिनट रुको। हेलो। हाँ मैम, एक बार आप टाइम मिले तो होस्ट चेंज कर लीजिए, अभी आप रास्ते में होंगी ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। सिमिलरली अगर तुम्हें ये बोला जाए कि भाई NO2 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, तो NO2 का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए भी हम नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बनाएंगे, 2 ऑक्सीजन इधर उधर लगाएंगे। अब देखना, नाइट्रोजन जो है उसकी वैलेंसी है 3, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन इस वाले नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये नाइट्रोजन जो है इसको एक और बॉन्ड यहाँ बनाना पड़ेगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो इसको थोड़ा पास बनाते हैं इस तरीके से। तो इसके पास भी जो है नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको अगर गौर से देखिए, इस पे अगर ऑब्जर्वेशन है हमारा, तो क्या होगा, इसके पास 2 2 4 और 2 6 और 1 7 7 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये नाइट्रोजन क्या कहेगा, चलो भाई वन साइडेड शेयरिंग इसके साथ कर देते हैं। अब क्या होगा, इस तरीके से ये फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो इसका आएगा। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और रहेगा, नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन बचे भी, और ये स्ट्रक्चर बना। कहने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। ये NO2 का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑड इलेक्ट्रॉन है। ये भी कैसा होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। गॉट इट, इसको नोट कर लें। ओके, अच्छा फॉर्मल चार्ज हुआ था कि नहीं? हुआ था सर। फॉर्मल चार्ज कंप्लीटेड? यस। ओके, वेरी गुड। फॉर्मल चार्ज भी हो ही गया है तुम्हारा, और इलेक्ट्रॉन भी हो गया। अब लिमिटेशन पे आते हैं ऑक्टेट रूल के। लिमिटेशंस ऑफ
limitations of the octet rule. ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स बनते हैं अच्छा, अगर ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सुनो यहाँ पे ये बोल रहा आर्यन कि सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं इस तरीके से, है ना आर्यन, यही बोल रहे हो। तो अगर ऐसा करोगे ना तो अब देखना भाई, जो ऑक्सीजन है इनके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, बट नाइट्रोजन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, मोर देन 8, जबकि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। 4 4 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज नॉट पॉसिबल, इट इज रॉन्ग स्ट्रक्चर, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन वैलेंस शेल। समझ में आया? Okay, got it? Yes, sir. Okay, Aaron, good. लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन जो ऑक्टेट रूल का है वो क्या है, जो ऑक्टेट रूल स्टार्टिंग के कंपाउंड्स के लिए अच्छा है, बट बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, बट वो जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो लिखेंगे पहला जो इसके अंदर है, क्यों, क्या लिमिटेशन है, लिखेंगे कंपाउंड्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट पूरा लिख लो, ऑफ द सेंट्रल एटम। इनमें क्या होता है, सेंट्रल जो एटम है उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी ये कंपाउंड बहुत ही आसानी के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन सम कंपाउंड्स, इन सम कंपाउंड्स the number of electrons surrounding the central atom is less than 8, 8 से कम होते हैं, 8 से कम, 8 से कम अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 नहीं होंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल LiCl देख लो, चलो LiCl तो तुमको मैंने आयनिक करके पढ़ाया, BeH2 देख लो, BCl3 देख सकते हो, AlCl3 देख सकते हो। तो देखो ये जो कंपाउंड्स हैं ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स है, बॉन्डिंग करके बनते हैं। ये कंपाउंड जो हमने लिखे सारे के सारे कैसे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है एक्चुअली। तो अब जैसे हम लोग देखें BeH2 का, तो बेरिलियम जो है तो वो मेटल है, बट उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग करने की भी टेंडेंसी है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बेरिलियम होता है 2,2 और हाइड्रोजन जो है वो है 1,1। तो यहाँ शेयरिंग करने के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेरिलियम के पास वो सिर्फ कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2,4 आफ्टर शेयरिंग। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2,4, जो कि कैसा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बट ये BeH2 जो है वो एग्जिस्ट करता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे ये किस तरीके एग्जिस्ट करता है, पॉलीमरिक फॉर्म भी है, डाइमर फॉर्म भी है, आपस में मिलते चले जाते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर्स। बट अगर सिर्फ BeH2 मोनोमर की बात करी जाए, जिसमें सिर्फ BeH2 एक ही मॉलिक्यूल है, तो वहां हम देखते हैं कि ऑक्टेट जो है वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली अगर BCl3 देखो, तो बोरॉन जो है वो Cl के साथ कर रहा है, यहाँ पे देखो भाई Cl को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोरॉन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में बोरॉन, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो करा देगा क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन का ऑक्टेट तो हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन ऑक्टेट किसका कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा बोरॉन का।
बोरॉन जो है इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। इसके पास आफ्टर द शेयरिंग 6, बिकॉज इसने शेयरिंग करी है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो अभी इलेक्ट्रॉन है 2,6, अभी भी इसका जो कंप्लीट नहीं हुआ है ऑक्टेट, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बहुत ही ध्यान रखेंगे इस बात का, इसको नोट कर ले जल्दी से। ये दोनों एग्जांपल्स, किसी को ऊपर का लिखना है क्या? आगे बढ़ा दें, डेफिनेशन लिखी थी ये। यस सर। यस सर। ओके। तो सिमिलरली AlCl3 का देखो, एल्यूमिनियम के पास भी होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन के साथ में करेगा शेयरिंग इस तरीके से, यहाँ पे भी क्लोरीन के साथ करेगा शेयरिंग और बन जाएगा AlCl3 इस तरीके का। इसका जो ऑक्टेट है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2,6। यहाँ पे कितने थे? 2,8,6। पहले कितने थे? 2,8,3, 13 था। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13। ये बात का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल तो पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट है द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। दूसरा इसका जो है वो है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो हमें याद रखना है जो थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा के एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड या उससे आगे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर 3D वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो जैसे एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एलिमेंट्स of third period and beyond that they have vacant 3D orbital. They have vacant 3D orbital which is available for bonding. वो भी बॉन्डिंग के लिए क्या होता है? अवेलेबल। तो वो अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। These elements can have more than 8 electrons, more than 8 electrons in their valence shell. ये हम लोग लिमिटेशन ही पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ऑक्टेट रूल था वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट होता है इन देयर वैलेंस शेल। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट रूल जो है 100% सही है, नहीं, उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई, वो धीरे धीरे इवोल्यूट होते गए, और अभी जो मॉडर्न थ्योरी है वो हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। तो उसमें कई चीजें जो है मिलके आएंगी, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इस तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। देखो एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझने की कोशिश करी जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे SF6 PF5 H2SO4 SO3 एटसेट्रा, इन सब के अंदर क्या होता है? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दीज कंपाउंड्स octet rule do not apply। ठीक है, इन कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्टेट रूल है
वो अप्लाई होता है। यस यस, अभी मैं दिखाऊंगा, पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर इसको ऊपर कर देंगे। ओके बच्चे, देखो अच्छा बताओ, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। बट pf5 में ये पांचों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में ले जाता है, पांचों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में ले जाता है। कौन? हमारा जो फ्लोरीन है, पांच के पांचों इलेक्ट्रॉन को ये शेयरिंग में ले जाता है, फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता है। फ्लोरीन यहाँ पे भी है, फ्लोरीन यहाँ पे भी, फ्लोरीन यहाँ पे भी, फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, है ना, हर जगह पे एक फ्लोरीन यहाँ पे लग जाता है। टोटल 5 फ्लोरीन, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है pf5 में। एफ 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 ऊपर एक और एक नीचे, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? एक एक सिंगल बॉन्ड, लेकिन जो फास्फोरस है वो 5 बॉन्ड बना रहा है। तो अगर इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे जाएं तो पहले 5 थे, नए 5 आए तो 10 हो गए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करता है। कौन सा शो करता है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि जो फास्फोरस है, ये आगे चल के पढ़ोगे 3s2 3p3 और 3d 0 है। ये वाला जो वैलेंस शेल है ये पूरा d मिला के खाली है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज्यादा रखा जा सकता है, इसलिए ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फॉलो करता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे एक्सपेंडेड ऑक्टेट कैसे शो करता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, उसके बाद हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, उसके बाद उसकी शेयरिंग होगी। हो गया? सर नीचे एग्जाम्पल्स याद रखना, सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी हम, SF6 का भी बनाएंगे, PF5 का भी बनाएंगे। तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में कैसे बनेगा बताओ। सर थोड़ा ऊपर करो, स्क्रीनशॉट लेते डन सर। SF6 का बना लिए, कैसे बनेगा बताओ? कितने बॉन्ड बनाएगा सल्फर फ्लोरीन के साथ? एक्सपेंड करना है। 6 सर। टोटल 6। देखिए SF6 भाई, सल्फर कितना होता है? 16, आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन SF6 में उसको 6 बॉन्ड बनाने हैं, मतलब कि वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयरिंग में चला जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है हाइब्रिडेशन के बाद पता चलेगा एक्चुअल क्या है। अभी देखो इसका जो हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो ऑक्टेट रूल से थ्रू पढ़ा है, सिर्फ बॉन्ड शो करके जो बनाते हैं वो इस तरीके का बनता है। कितने बना रहा है? 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड्स,
6 बॉन्ड बना रहा है सल्फर। अच्छा, अगर पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे तो अब इसके पास कितने हो गए हैं बॉन्डिंग के बाद में सल्फर के पास आफ्टर बॉन्डिंग? 12, 2,8, 12। तो 6 और इसने एक्स्ट्रा लिए, तो 2,8, 12। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है इस तरीके से। तो ये इसलिए कर पाता है बिकॉज जो सल्फर है इसके पास क्या है, सल्फर हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और कैसे इसको यूज करता है ये यहाँ पे तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये लिमिटेशन पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ। जब ये पढ़ेंगे ये कैसे फॉर्म होता है तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आएगा, आगे वाले थ्योरी में आएगा, इसके बाद वाली। फिर भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सल्फर का तो कैसे होगा, तो उसमें दिख जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और यहाँ पे आएगा 3d0। देखो 3d वाला जो शेल है वो पूरा का पूरा खाली है, उसको यूज करा जा सकता है। तो उसको कौन यूज कर लेता है, सल्फर SF6 में यूज करता है। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। इसका देखो कैसे बनोगे। H2SO4 में बताओ सेंट्रल एटम किसको रखना है, सल्फर को। ये एसिड है, क्या है ये, मैंने बोला है सल्फर में जितने H होंगे उतने OH होंगे। तो कितने OH बॉन्ड होंगे, 2 OH बॉन्ड होंगे। कितने होंगे OH बॉन्ड, 2। सल्फर बीच में रखना है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा H और यहाँ पे H। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहने का मतलब है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज नहीं करना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिर्फ उनके लिए बचा जिनके पास एक्सपेंड ऑक्टेट करने की पावर नहीं है, मतलब जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकते, एक्सपैंड नहीं कर सकते, वो बेचारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बट सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ये बोलेंगे कि इस केस में हमको कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑक्टेट एक्सपेंशन का एक ऑप्शन खुला हुआ है जिसको कि हम यूज करेंगे। बिकॉज जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बॉन्ड्स ज्यादा होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना एटम्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसलिए वो ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बना के एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट कर लेता है। बाकी जो बचे 2 ऑक्सीजन उनकी वैलेंसी 2 है, वो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो सल्फर टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 2 4 और 2 6, टोटल 6 बॉन्ड्स हैं। उसमें 2 सिंगल हैं और 2 डबल बॉन्ड हैं। एक डबल बॉन्ड में वैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड्स होते हैं, है ना। एक डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड। ये सल्फर का स्ट्रक्चर आ गया। तो जो सल्फर है पहले इसके पास यहाँ पे भी 6 थे और आफ्टर बॉन्डिंग जो है 6 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो इसमें भी 2,8, 6 ये रखेगा और सॉरी 12, और इसका भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट दिखता है। गॉट इट, इसको नोट कर लें। याद आ गया। समझ में आया है? यस सर। दूसरी चीज क्या है, अदर जो ड्रॉबैक्स हैं, और भी ड्रॉबैक्स इसके हैं थोड़े बहुत। अदर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, कभी कभी कॉलेज एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में इसको पूछ दिया जाता है कि ड्रॉबैक्स लिखो। तो ड्रॉबैक्स जैसे 3 नंबर में पूछ दिया, 2 मार्क्स में पूछ दिया। 2 मार्क्स में तो इतनी चल जाएगा, एक तुमने लिख दिया एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक लिख दिया इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एग्जाम्पल ले लिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले में ले लिया बोरॉन फैमिली का कोई
BCl3, AlCl3, BH3, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट में सल्फर के ले लिया SF6, H2SO4, PF5 फास्फोरस का ले लिया, इस तरीके के ले लिया अगर तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए अगर अदर ड्रॉबैक्स की, तो उसमें भी है। पहली बात यह है कि ऑक्टेट रूल में हमने माना है कि सारी की सारी इनर्ट गैसेस बिल्कुल इनर्ट होती हैं, कोई भी कंपाउंड्स नहीं बनाती, बट ऐसा ट्रू नहीं है ना। ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। केमिकल इनर्टनेस ये माना गया है कि बिल्कुल इनर्ट होती हैं ऑफ नोबल गैसेस, ये बात सही है। बट some noble gases, for example xenon and krypton, ये गैसेस जो होती हैं ये क्या करती हैं, कुछ कंपाउंड्स बनाती हैं। some noble gases form some chemical compounds। तो अगर केमिकल कंपाउंड वो बना रही हैं, इसका मतलब उनका भी ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाएगा। फिर जब ऑक्टेट तुम्हारा पहले से कंप्लीट है और तुम उसके बाद भी बॉन्डिंग करोगे, इसका मतलब क्या है कि तुमने ऑक्टेट रूल का वायलेशन किया है। फॉर एग्जांपल XgF2 है ना, ये एक कंपाउंड्स हमको मिलते हैं, जीनॉन फ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सीजन फ्लोराइड, क्रिप्टन फ्लोराइड एटसेट्रा। इन कंपाउंड्स में अगर इनर्ट गैस ही बॉन्डिंग करने लगी, इसका मतलब ऑक्टेट रूल यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा, फॉलो नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमें इन सब ऑक्टेट रूल्स के जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स है, इनसे शेप पता नहीं होता है। ये नहीं पता होता है कि जो H2O मॉलिक्यूल होगा वो सीधा सीधा बनाना है ना, ऐसे होना चाहिए, या हमारा H2O मॉलिक्यूल ऐसे होना चाहिए, या हमारा H2O मॉलिक्यूल है ना इस तरीके का कुछ होना चाहिए। ये सब चीजें नहीं पता हो रहा है, इसको बोलते हैं शेप। शेप यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो ऑक्टेट रूल है या जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीशन देखा जाता है। इसमें ये नहीं देखते हैं कि कितने एंगल पे लगा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, एक ही प्लेन पे होगा या दूसरे प्लेन पे होगा। तो स्ट्रक्चर्स जो है, ट्रू स्ट्रक्चर दैट इज शेप जो है, वो नहीं बता सकते। तो लिखेंगे दिस रूल है ना, जो ऑक्टेट रूल है, डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा जो है वो तरीका क्या है, जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसके स्ट्रक्चर्स हमने बदले भी, तो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के ऊपर ये बात नहीं करता है। ठीक है, इट डज नॉट, तो ये आगे रेजोनेंस वगैरह पढ़ोगे उसमें समझ में आएगा। इट डज नॉट एक्सप्लेन दी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एक चीज है। हाँ, थोड़ा फॉर्मल चार्ज के बारे में ये बताता है, जिसमें फॉर्मल चार्ज कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इस तरीके की कुछ चीजें हम देख सकते हैं। फॉर्मल चार्ज के बेसिस पे हम एटम्स का आपस में जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट पूरे मॉलिक्यूल को अगर एक साथ लिया जाए तो स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी एनर्जी के बारे में ये ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से जो ऑक्टेट रूल है ये वाइड हो गया, इसका जो है यूज करना लोगों ने बंद कर दिया, बिकॉज ये सारी चीजों को सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। ये एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स 3 बनाए हैं H2O के, तो ये नहीं बता रहा है कौन सा स्ट्रक्चर इसमें सही होगा, कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा वो किस लिए होगा, क्यों, एनर्जी का डिफरेंस है क्या, ये सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। ये जैसे हमने कार्बोनेट का बनाया स्ट्रक्चर, तो CO- डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया। अब इस स्ट्रक्चर में जो ये माइनस चार्ज है, ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको हम 2 के ऊपर डालें, तीसरे के ऊपर नहीं डालें,
या कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, आगे चल के रेजोनेंस पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअल में इस तरीके की इसमें बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड ऑर्डर भी बदल जाता है, और ये जो माइनस चार्ज है ये पूरे के ऊपर 2 रहता है, पर एटम ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हाइब्रिड टाइप का बनता है। तो अब ये सब चीजें जो हैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होती ऑक्टेट रूल में, इन सब बातों का कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए ऑक्टेट रूल हमारा कैसा है, फेल हो जाता है इन चीजों को एक्सप्लेन करने में। तो ये पॉइंट जो मैंने लिखाए हैं इसको जल्दी से नोट करें ताकि हम आगे बढ़े। सर फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैस, ये पहला पॉइंट लिखना है। चलो आगे पढ़े, कोई रिमेनिंग है इसमें? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है, अब हम लोग आते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स पे। बॉन्ड पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, बॉन्ड की क्या क्या पैरामीटर्स होती है। तो उसमें पहला है बॉन्ड लेंथ। सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? सही बात है, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो हमें ये बताना होगा कि कोई बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड तब बनता है जब जो दो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के या सेम एलिमेंट्स के, वो आपस में क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, या तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो उसमें जो बॉन्ड बनता है उसकी लेंथ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर सबसे नॉर्मली हम लोग लिखें, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन जो लिखनी है वो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इसलिए लिखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं होती है, तो उसका हमें क्या निकालना होगा, इक्विलिब्रियम, मतलब उसका मीन डिस्टेंस निकालना होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड atoms in a molecule, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ A एटम है, ये इसका न्यूक्लियस ये है, और यहाँ पे एक B एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यही हमारी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो इसको जो है प्रैक्टिकल मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी नई नई टेक्निक हैं। एक तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एक टेक्निक होती है, हायर इंजीनियरिंग क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, है ना। और जो भी ग्रेजुएशन करोगे उसमें केमिस्ट्री रिलेटेड क्लासेस में यही पढ़ाया जाएगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। ये क्या होती हैं टेक्निक्स, ये सब हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी सिर्फ नाम याद रखना है इनका। क्या टेक्निक यूज करी जाती है, बेसिक साइंस यूज करके हम लोग बॉन्ड लेंथ पता लगाते हैं, ट्रेस किया जाता है एटम्स को,
और उनके बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेजर करने से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब इस एरिया के अंदर न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड है, तो ये हमारी इतनी बॉन्ड लेंथ होगी। तो ये सब चीजें हैं, कैलिब्रेटेड फॉर्म में इनको मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। एग्जैक्ट तो दिखता नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैक्रोस्कोपिक है, ह्यूमन लेवल पे सामने है तो उसको मेजर कर लिया। इसके लिए यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जाना पड़ता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है। कैसी होती है? अनसर्टेन। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना याद रखना है। ठीक है, अगर हमें कोवेलेंट रेडियस की बात करनी है तो हमने पढ़ा है कोवेलेंट रेडियस, कहाँ पे पढ़ा था हमने? कोवेलेंट रेडियस को हमने पढ़ लिया था किसके अंदर, बोलो जल्दी बताइए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हाँ, तो वहाँ पे इसको हमने पढ़ चुके हैं, इसके बारे में वहाँ पे बात भी कर ली है, तो ये नोट कर लें। तो ये तीनों प्रकार, 3 टाइप की रेडिएशन होती हैं जो हमें याद रखना है। अब जैसे बॉन्ड लेंथ अगर हमें देखना है कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, ये तो जनरल फॉर्म है, तो देखना कितने आराम से हम उसको निकाल लेंगे। यहां देखना, ये है, उसके बाद एक ये है, 2 ये हमारे पास एटम ए है, ये एटम बी है। अब इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, तो हमें क्या करना है? एक तो हमें डायरेक्ट पता है ये बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है? बॉन्ड लेंथ। लेकिन अगर हमें बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट ना पता हो, हमें रेडियस पता हो, तो ये वाली जो रेडियस है ये है आर ए, रेडियस ऑफ एटम ए, और ये आर बी। तो हम लिख सकते हैं जो आर होगा वो कितना होगा? आर ए प्लस आर बी होगा। ठीक है, कोवेलेंट रेटाई है ये। तो इतना याद रखना है। पोलैरिटी के ऊपर भी बात, पोलैरिटी होने पे क्या होता है, अगर प्योर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, उसके ऊपर आगे चल के बात होगी। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड लेंथ सबको समझ आया, इसको नोट कर लो। बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल्स जो हैं, जो हमारे पास एंगल बन रहे हैं बॉन्ड्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से देखना है, अराउंड द सेंट्रल एटम। कभी भी अगर हमें बॉन्ड्स के बारे में बात करनी है तो सेंट्रल एटम से हम उसको मेजर करेंगे। क्लास की टाइमिंग देखो कितने बजे, 1 घंटे क्लास है, अभी 1 घंटा हुआ क्या? जैसे यहाँ देखना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है, तो ये लोन पेयर्स दिखाए और ये है बॉन्ड एंगल। देखो ये जो बॉन्ड्स के बीच में एंगल है ये कितना है? 104.5 डिग्री H2O का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। ये है बॉन्ड एंगल। देखो ये एक बॉन्ड हमें दिख रहा है, ये बॉन्ड, और हमें एक दिख रहा है
ये बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल जो होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। सिमिलरली अगर देखना है H2 में, तो H2 कैसा है, लीनियर होता है, तो ये हमारा बॉन्ड एंगल, इसमें कोई बात नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सीधा सीधा है, तो इसमें कोई एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड्स के बीच का एंगल की बात होगी नहीं। लेकिन अगर CO2 है, देखो, तो कार्बन और ये, तो कार्बन और ये दोनों साथ में आ गए, तो यहाँ 180 डिग्री का एंगल है इस तरीके से। ये हम लोग एंगल्स आगे पढ़ते चलेंगे। जैसे BH3 देखना है, तो बोरॉन और हाइड्रोजन 120 डिग्री एंगल पे लगे होते हैं। ये बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, मतलब 360 का 1/3, तीनों जगह पे 1/3 होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है BH3 में। तो ये सारे एंगल्स जो हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल्स। यहाँ पे तो एंगल की बात करेंगे नहीं, बिकॉज एक ही बॉन्ड है, ओनली वन बॉन्ड, ओनली वन बॉन्ड, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल नहीं आ रहा है। सेंट्रल एटम दोनों सेम ही है, किसी को सेंट्रल एटम नहीं ले सकते। So, ये 120 डिग्री में है ना? हाँ 120 डिग्री में है, ये डिग्री में 120 डिग्री। तो याद रखें, हमेशा हमको इसमें डिग्री में लिखना होता है। कभी कभी जैसे कहीं कहीं पे हमें मिनट्स भी यूज करेंगे, तो वहां पे मैं तुमको बताऊंगा। जब एंगल बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको बहुत एक्यूरेटली लिखना पड़ता है, तो हम मिनट्स का भी यूज करते हैं। कैसे एंगल मेजर करते हैं ऑर्बिटल्स की, जो यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है, इसको मेजर करने के लिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। फॉर, लिख लो, फॉर प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ, for practical determination of bond angles we use spectroscopic methods, spectroscopic methods ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स पता चलता है। जैसे यहाँ हमने लिख लिया ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, तो हमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ट्रेस होगी इस तरीके से, ऐसे ऐसे उसमें दिखती है, ठीक है। उसको जब हम लोग एनालाइज करते हैं कंप्यूटर पे, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एटम्स के चारों ओर, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं उसमें। फिर हम लोग देखते हैं कि ये अगर पर्टिकुलर एंगल जो है वो कितना है, इसको इस तरीके से मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इसको हम लोग देखते हैं। तो वो हायर क्लासेस में ही तुम्हारे सिलेबस में आएगा, उसको प्रैक्टिकल करना, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज के ऊपर बात करना। इसको भी नोट कर लें। ऑर्बिटल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ मिलते हैं उनकी शेयरिंग होती है, उनकी ओवरलैपिंग होती है। तो ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी जो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, उस पर जब आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो उस पर धीरे धीरे तुम्हें और भी समझ में आएगा कैसे हम लोग ऑर्बिटल्स ओवरलैप से इसको समझते हैं। अभी तक जो तुमने सीखा है उसमें हमने ऑक्टेट रूल की बात करी है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाते थे। लेकिन जैसे हम आगे थ्योरीज में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग डुअल नेचर में चले जाएंगे। ऑर्बिटल जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसके थ्रू उसको जो है पढ़ेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पार्टिकल ना मान के उसको हम ऑर्बिटल के बारे में बोलते हैं। क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में हम लोग बताते हैं इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में। तो हमारे ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप आते हैं। एस जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके का है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, इस तरीके का इलेक्ट्रॉन कहीं मिल सकता है। पी ऑर्बिटल जो है वो मेरा इस तरीके से डंबल शेप है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं मिल सकता है। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं
इनकी ओवरलैपिंग से जो है हमारी बॉन्डिंग होती है। तो ये चीज तुमको जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों को हम लोग समझते जाएंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, माइक्रोवेव मेथड हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन मेथड हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको हायर क्लासेस में ही पढ़ने को मिल पाएंगी। यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल चीजें समझते हैं, केवल लिखा हुआ दिख रहा है भाई ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है तो हमने इसका जो है बॉन्ड याद रखना है, इसका डिटर्मिनेशन हम लोग डायरेक्टली करते नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल होता है। बट हाँ कंपेरेटिवली हम लोग बता सकते हैं कि H2O में अगर एंगल 104 पॉइंट समथिंग है तो दूसरे किसी कंपाउंड में एंगल कम होगा कि ज्यादा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री वो बता सकते हैं। जैसे CO2 का, अब CO2 जो कि लीनियर है ना, लीनियर ये क्यों होता है ये आगे चल के पढ़ेंगे, हाइब्रिडेशन जब पढ़ेंगे। तो इसमें एंगल 180 है तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसमें बेंट शेप है ना, या इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर शेप। तो ये चीजें आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में बढ़ेंगे, मतलब इसी चैप्टर में और भी जो क्लासेस होंगे उसके अंदर। तो सारे लोग इसको नोट कर लें। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम लोग नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी पढ़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है जिसमें हम मिलेंगे उसमें बॉन्ड एनर्जी पढ़ना है। ओके, सबने नोट कर लिया इसको? एनीवन रिमेनिंग? हो गया सर। ओके, तो ये नोट्स जो है इंपॉर्टेंट है, सब लोग उम्मीद है नोट्स सबने बनाए होंगे। जिसने भी नोट नहीं अगर बनाए हैं 5-6 पेज जो भी नोट्स आज के हैं तो ट्राई करो कि क्लास के अंदर देखो। एक चीज है कि भाई जेई के लिए तो तुमको अलग से पढ़ना है घर में, जो हमारा कॉलेज का है स्टेट का उसको यहीं पे कर लिया करो, नोट्स भी उसका बना लो, उसको समझ भी लो और 15 to 30 मिनट्स के अंदर उसको रिवाइज भी कर लो घर में। ऐसा ना हो कि ये नोट्स जो है लेक्चर देख के या नोट्स देख के फिर से कॉपी कर रहे हो तो 1 आवर के आसपास उसमें चला जाएगा पूरा पढ़ने में और लिखने में। उससे ज़्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं है कि टाइम में उससे काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। इसको मैं फिर भी सेव कर लेता हूँ, सेव करके तुमको सेंड करूँगा। जिन बच्चों ने किसी प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क की वजह से नहीं लिख पाया है उनके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये शेयर करूँगा मैं, कोई बात नहीं। तो जिन्होंने नहीं लिख पाया वो इसमें से नोट करेंगे। ओके, तो ये शेयर कर रहा हूँ मैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी और भी क्लास बची है क्या इसके बाद? सर। अच्छा, इसके बाद भी क्लास है ना? ओके, मैम को मैं होस्ट बना दे रहा हूँ, इसी मीटिंग में ही दूसरी क्लास शुरू होगी। ओके, चलो बाय एवरीवन।